हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ऑर्डर 8 ऑफ सीपीसी। सो ऑर्डर 8 ऑफ सीपीसी डील्स विद द रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट? एक्चुअली व्हेनेवर plaintiff files a suit against the defendant, then court issues summons to the defendant. When defendant appears before the court, then court tells him that you have to file written statement. Written statement means the answer of the defendant to the claim of the plaintiff. तो ये रिटन स्टेटमेंट जवाब होता है जो कि डिफेंडेंट फाइल करता है प्लेंटिफ ने फाइल किए हुए प्लेंट के एलिगेशंस को। वो रिप्लाई करता है कि उसको जो प्लेंट में एलिगेशंस उसके ऊपर किए गए हैं प्लेंटिफ के द्वारा, वो उसको एक्सेप्ट है या नहीं है ये बताने के लिए, और सच्चाई क्या है कि जो प्लेंटिफ सूट लेके आया है वो कितना सच है, कितना झूठ है, उसमें कही गई बातें कितनी डिफेंडेंट को, प्रतिवादी को मान्य है या मान्य नहीं है, ये बताने के लिए रिटन स्टेटमेंट होता है। तो रिटन स्टेटमेंट बहुत ही केयरफुली ड्राफ्ट करना होता है ताकि उसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो सिविल केसेस में प्रतिवादी के ऊपर लगाए हुए वादपत्र में कहे गए बातों का जवाब देना, इसी को कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। सो ऑर्डर 8 का रूल नंबर 1 रिटन स्टेटमेंट के बारे में बताता है। द डिफेंडेंट शैल, तो ये डिफेंडेंट के ऊपर मैंडेटरी ड्यूटी है कि उसने ये करना ही है। क्या करना है? द डिफेंडेंट शैल विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ समन्स ऑन हिम प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। तो जब भी डिफेंडेंट को सर्विस ऑफ समन्स हो जाता है तो और डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर होता है, तो उसके विदिन 30 days डिफेंडेंट को कोर्ट में उसका रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होता है, उसके डिफेंस को बताने के लिए रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट विदिन द सेट पीरियड ऑफ 30 days, he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing, but which shall not be later than 90 days from the date of service of summons। तो प्रोवाइजो ये कहता है अगर डिफेंडेंट फेल हो जाता है 30 दिन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, और वो कोर्ट को रीज़न बताता है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाया, 30 दिनों में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल क्यों नहीं कर पाया, प्रेजेंट क्यों नहीं कर पाया, सफिशेंट रीजंस वो कोर्ट को बताता है। और कोर्ट जब सेटिस्फाइड हो जाती है तो जो डिफेंडेंट रिटर्न राइटिंग में एप्लीकेशन करता है और उसमें कोर्ट को बताता है कि क्यों वो 30 days में अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाया, और वो जो उसने रीज़न बताए हैं वो अगर उस रीज़न से अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है तो कोर्ट उसको एक मौका देती है कि आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकते हो, लेकिन बट शाल नॉट बी लेटर दैन 90 days। तो 90 days का ही उसको टाइम दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ समन्स। तो उसको और 90 दिन का टाइम दिया जाता है डिफेंडेंट को कि वो उसका रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में प्रेजेंट कर सके, फाइल कर सके। तो कमर्शियल डिस्प्यूट अगर होता है कमर्शियल कोर्ट के सामने, तो ये एक स्पेशल अमेंडमेंट ऐड हुआ है बाय द कमर्शियल एक्ट के द्वारा। कमर्शियल कोर्ट में
अगर कमर्शियल डिस्प्यूट आता है तो उसमें डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट कितने टाइम में फाइल कर सकता है ये बताया गया है। कमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू in its application to any suit in respect of the commercial dispute of a specified value in order 8 in rule 1 substitute the following proviso, namely provided that where the defendant fails to file the return statement within the said period of 30 days he shall be allowed to file the return statement on such other day as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing and on 120 days means 120 days 120 डेज में उसको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ समन्स एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन द डिफेंडेंट शैल forfeit the right to file the return statement and the court shall not allow the return statement to be taken on record। तो कमर्शियल डिस्प्यूट में बताया गया है कि अगर तो डिफेंडेंट 30 डेज में अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाता है तो उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी राइटिंग में और उसमें रीजंस लिखने पड़ेंगे कि क्यों उसने 30 डेज में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है। जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है कि रीज़नेबल कॉज था जिसके वजह से डिफेंडेंट उसका रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाया कोर्ट में, तो कोर्ट उसको 120 डेज़ का टाइम देगी, 120 दिन का टाइम देगी, जो कि काउंट किया जाएगा सर्विस ऑफ जिस दिन सर्विस ऑफ समन्स हुआ था उस दिन से 120 डेज़ का टाइम देगी और उसको बताएगी कि आप 120 डेज़ के अंदर अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कीजिए। अगर दिए गए टाइम में भी अगर डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो ऐसा माना जाएगा कि डिफेंडेंट ने क्या कर दिया, उसका राइट टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट फॉरफिट कर दिया है और उसके बाद में कोर्ट बिल्कुल भी अलाउड नहीं करेगा डिफेंडेंट को और बिल्कुल ही रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए अलाउड भी नहीं करेगा और उसका रिटर्न स्टेटमेंट रिकॉर्ड में नहीं लेंगे। तो यही कहता है ऑर्डर 8 का रूल 1 और उसका जो स्पेशल अमेंडमेंट है। ठीक है, एक और अमेंडमेंट हुआ था, हाई कोर्ट अमेंडमेंट। In order 8 in rule 1 after the proviso insert the following second and third proviso, namely provided further that the court can in exceptional cases extend the time beyond 90 days from the date of the service of summons if the defendant proves to the satisfaction of the court that due to unforeseen circumstances he was prevented from the filing the return statement within the said time, provided further that the court should in no case extend such time beyond 120 days from the service of summons unless it is proved to the satisfaction of the court that defendant was prevented from filing the return statement earlier due to circumstances beyond his control। ठीक है, हमने देखा ऑर्डर 8 के रूल 1 में कि उसको 30 डेज़ में अगर फाइल नहीं करता है तो रीज़नेबल एक एडजमेंट एक रिटर्न एप्लीकेशन फाइल करता है कोर्ट में डिफेंडेंट और उसमें रीज़नेबल कॉज बताता है कि क्यों वो नहीं कर पाया, तो उसको 90 डेज़ का टाइम देता है। अगर 90 डेज़ में भी अगर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है डिफेंडेंट, तो ऐसी सिचुएशन जो कि उसके कंट्रोल के बाहर थी, उसकी वजह से वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाया, कोर्ट में आ नहीं पाया और अपना रिटर्न स्टेटमेंट दे नहीं पाया 90 डेज़ में, तो भी प्रोवाइजो कहता है, हाई कोर्ट अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया प्रोवाइजो कहता है कि कोर्ट उसको और टाइम देगी, 120 दिन का 120 डेज़ का टाइम देगी और उनको कहेगी कि आप अपना रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल कीजिए। लेकिन कोर्ट को ये रीज़नेबल ग्राउंड लगना चाहिए कि हाँ सही में ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए थे जो कि डिफेंडेंट के कंट्रोल के बाहर थे, उसके वजह से वो कोर्ट में रिटर्न स्टेटमेंट 90 डेज़ में फाइल नहीं कर पाया था। तो बस इतना ही कहता है जो हाई कोर्ट अमेंडमेंट से ऐड हुआ है प्रोवाइजो। तो
बस इतना ही कहता है रिटर्न स्टेटमेंट का रूल 1, ऑर्डर 8 का रूल 1। ऑर्डर 8 का रूल 1A ये कहता है कि ड्यूटी ऑफ डिपेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट अपॉन विच रिलीफ इज क्लेम और रिलाइड अपॉन बाय हिम। तो सब रूल 1 कहता है, रूल 1A का, where the defendant base his defense upon the document or relies upon any document in his possession or power in support of his defense or claim for set up or counter claim, he shall enter such document in a list and shall produce it in court when the written statement is presented by him, and shall at the same time deliver the document and copy thereof to be filed with the written statement। तो बस यही कहता है कि जिस डॉक्यूमेंट पे डिपेंडेंट रिलाई करता है और जिसके बेसिस पे वो अपना डिफेंस तैयार करता है, ऐसे डॉक्यूमेंट उसने कोर्ट में प्रोड्यूस करने होंगे, रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में अटैच करने होंगे, एक लिस्ट में उसने वो सारे डॉक्यूमेंट एंटर करने होंगे। बस यही कहता है सब रूल 1। सब रूल 2 कहता है वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन द पोजीशन ऑफ पावर ऑफ द डिपेंडेंट, ही शैल वेयरएवर पॉसिबल स्टेट इन हुज पोजीशन और पावर इट इज़। तो ये सब रूल 2 कहता है कि अगर ऐसे डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर डिपेंडेंट रिलाई करता है, अपना डिफेंस तैयार करता है, अगर ऐसे डॉक्यूमेंट उसके पोजीशन में नहीं है तो डिपेंडेंट को ये स्पेसिफाइड करना होगा रिटर्न स्टेटमेंट के कि वो किसके पोजीशन में है, उसका स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट में उसको लिखना होगा। सब रूल 3 कहता है a document which ought to be produced in court by the defendant under this rule but is not so produced shall not without the leave of the court be received in evidence on his behalf at the hearing of the suit। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि प्रोड्यूस करना अनिवार्य था, ज़रूरी था कोर्ट में, और अपने रिटन स्टेटमेंट के साथ में अटैच करने ज़रूरी थे, और लिस्ट में एंटर करना ज़रूरी था, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में ऐसे डॉक्यूमेंट्स को, और डिफेंडेंट अगर नहीं करता है ऐसा तो क्या होगा, कोर्ट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, तो कोर्ट के परमिशन के बगैर ऐसे डॉक्यूमेंट एविडेंस में ऑन हिज बिहाफ एट द हियरिंग ऑफ द सूट, हियरिंग ऑफ द सूट के हियरिंग के दौरान एविडेंस में उनको एडमिसिबल नहीं किया जाएगा, उनको लिया नहीं जाएगा विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के परमिशन के बगैर उस डॉक्यूमेंट का एविडेंस सूट के हियरिंग में नहीं दे सकता है डिफेंडेंट, कोर्ट के परमिशन के बगैर, जो कि डॉक्यूमेंट उसने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में लगाना ज़रूरी था। अगर वो फेल हो जाता है तो यही कहता है रूल 3, सब रूल 3। सब रूल 4 कहता है रूल 1A का, नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू द डॉक्यूमेंट्स। तो ये रूल में दिए गए रूल ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे अप्लीकेबल नहीं होंगे जो कि प्रोड्यूस किए जाएंगे फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिफ्स विटनेस और बी हैंडेड ओवर टू अ विटनेस मेयरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। तो बस यही कहता है ऑर्डर 8 का रूल 1A। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।